हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनवायरमेंट स्टडीज़ का यूनिट 3 प्रमुख पारितंत्र यानी कि मेजर इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपने। सबसे पहले प्रमुख प्रकार के स्थलीय पारितंत्र जैसे घास तलों, वनों और मरुस्थलों के बारे में अंतर बता पाएंगे। घास तलों, वन एवं मरुस्थल के सामान्य अभिलक्षण और इसमें कौन कौन से जीव जात रहते हैं इसके बारे में बताएंगे। और मानव कल्याण के लिए वनों का क्या महत्व है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जलीय परितंत्र का वर्णन कर सकेंगे और अलवण जल परितंत्र और समुद्री परितंत्र और ज्वार नद मुख्य तंत्र के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नदी, झीलों और ज्वार नद मुखों एवं समुद्री परितंत्र के जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वन परितंत्र के बारे में बताते हैं। वन तंत्र ये 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है शंकुधारी वृक्ष वन, जिसको इंग्लिश में कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद 3 तरह के शीतोष्ण वाले आएंगे। पहले शीतोष्ण पर्णपाती यानी कि शीतोष्ण जो पतझड़ वाले हैं, पर्णपाती पतझड़ वाले। दूसरा शीतोष्ण सदाबहार यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। तीसरा शीतोष्ण वर्षा प्रचुर यानी कि रेन। तो शीतोष्ण में 3 है, पतझड़ वाला, सदाबहार और वर्षा वाला 3 है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर है और उष्णकटिबंधीय मौसमी यानी कि उष्णकटिबंधीय के 2 हैं, वर्षा प्रचुर वन और मौसमी वन, 2 तरीके। और लास्ट में आता है उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वन। ये तो इन 7 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका शंकुधारी वृक्ष वन। इसमें अधिक वर्षा और प्रबल मौसमी जलवायु वाले ठंडे क्षेत्रों, जहां ठंडे मौसम वाले दिन अधिक और गर्मियों के दिन थोड़े होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा सर्दी है और गर्मी के दिन बहुत कम होते हैं। इसमें बोरियल शंकुधारी यानी कि बोरियल शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। और यह जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ट्रांस मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे बोलते हैं पार महाद्वीपीय है, उसमें मिलते हैं। इसमें जो मिलने वाले हैं प्लांट हैं स्प्रूस, फर और चीड़ के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है शीतोष्ण पर्णपाती यानी कि पतझड़ वाले। शीतोष्ण वनों की वह विशेषता है कि यहाँ पर मध्यम दर्जे की जलवायु यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट है, मध्यम दर्जे की जलवायु पाई जाती है। और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो सर्दियों में अपनी पत्ती गिरा देते हैं और बसंत के आगमन में नई पत्तियां को जन्म देते हैं। और जो यहाँ पर प्लांट्स की हाइट होती है, वृक्षों की हाइट होती है 40 से 50 मीटर के आसपास होती है। और नेक्स्ट में आता है शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन। यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागरीय किस्म की जलवायु होती है यानी कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। भूमध्य सागरीय किस्म की जलवायु पाई जाती है जिसकी विशेषता उष्ण शुष्क ग्रीष्म और ठंडा नम शीतकाल यानी कि अगर इसको देखेंगे तो वार्म ड्राई समर्स और कूल मॉइस्ट विंटर ये होती हैं। और यहाँ पे कम ऊंचाई वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 3 से 4 मीटर तक की होती है। और इसमें जो प्लांट मिलते हैं वो हेमलॉक, यू और मैपल ये मिलते हैं ज़्यादातर। तीसरे में आता है शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन, जिसे बोलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो ये क्या अधिक ठंडे होते हैं, ये वाले शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन अधिक ठंडे होते हैं। और ऋतुओं के अनुसार इनके ताप और वर्षा में अंतर होता है यानी कि मौसम के हिसाब से इनके टेम्परेचर और रेनफॉल में अंतर होगा। यहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु कोहरा बहुत भी अधिक पड़ता है, जो इसका कोहरा ज़्यादा पड़ता है। तो ये है टेम्परेट शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन। नेक्स्ट में आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय यहाँ पर ये क्या है, इसमें भूमध्य रेखा के पास यानी कि इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। और ये वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविध समुदाय में गिने जाते हैं। यहाँ ताप और आर्द्रता दोनों ही उच्च रहते हैं यानी टेम्परेचर भी और ह्यूमिडिटी दोनों बहुत एक्सेस में है। यह वर्ष भर लगभग एक जैसे रहते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यह सामान्य रूप में वर्ष भर में होती रहती है, थ्रू आउट द ईयर फैली होती है वर्षा। ये नहीं कि एक ही मंथ में होकर 200 सेंटीमीटर खत्म हो जाए, नहीं, थ्रू आउट द ईयर वर्षा रहती है। दैट इज कॉल्ड उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। नेक्स्ट में आता है उष्णकटिबंधीय मौसमी वन यानी कि ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। यहाँ ये वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ कुल वर्षा बहुत अधिक होती है परंतु यह शुष्क तथा नम कालों में बटी रहती है यानी कि वेट रीजन। और आज किसमें होती है, टोटल रेनफॉल इज वेरी हाई एंड सेग्रीगेटेड इनटू वेट एंड ड्राई सीजन यानी कि बरसात तो बहुत ज़्यादा होती है परंतु ये शुष्क और नम कालों में बटी रहती है। और इसके अंदर मौसमी वनों में वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों से कई गुना अधिक होती है। इन्हें मानसून फॉरेस्ट यानी कि मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह सेंट्रल इंडिया यानी कि सेंट्रल इंडिया में होता है और कई जगह आता है। इसमें ज़्यादातर टीक के
वृक्ष होते हैं, और बांस यानी कि बैम्बू ट्री और टी ट्री, ये दोनों एग्जिस्ट मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है उपोष्णीय वर्षा प्रचुर सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ पर सर्दी और गर्मी के दिनों में ताप में भिन्नताएं कम स्पष्ट होती है, यानी सर्दी और में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर सदाबहार उपोष्णीय वन पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति कौन कौन सी है? महागनी, पाम, ओक, मंगोलिया और इमली, ये सब मिलते हैं यहाँ पर ट्री। नेक्स्ट में आता है एक, आप बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्या होता है? वन वर्धन, जिसका संबंध टीक, साल, शीशम और कैल जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ियों के वृक्षों को लगाने का, उनको विकसित करने का, उनकी देखभाल करके, ताकि धन इकट्ठा किया जा सके। एक धन्य कृषि के पुनर्जन्म से लेते हैं, इसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर मेथड। नेक्स्ट में आता है घास स्थल पारितंत्र। घास स्थल पारितंत्र वहां पर है जहां पर साल की वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष लगभग होती है, जो वनों के लिए पर्याप्त नहीं होती, परंतु वास्तविक मरुस्थल होने वाली वर्षा से अधिक होती है। तो इसमें 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। दैट इज कॉल्ड घास स्थल परितंत्र, यानी घास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट में आता है घास परितंत्र में स्टेपीज और सवाना में क्या अंतर है? जहां स्टेपी में सारी फसलें केवल संक्षिप्त नम मौसम में उत्पन्न होती है, सैटी में वेट सीजन में स्टेपीज में होती हैं फसलें, और सवाना में चारा अधिकतर घासों से प्राप्त होता है, जो कि न केवल नमी वाले मौसम में उगते हैं, बल्कि शुष्क मौसम में भी थोड़ी थोड़ी उगती रहती है। यानी कि चारा है सवाना में ड्राई सीजन और वेट सीजन, यानी कि नमी वाले सीजन में भी और शुष्क सीजन में, दोनों में मिलता रहता है, और स्टेपीज में सिर्फ नम मौसम में ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट में आता है मरुस्थल पारितंत्र। मरुस्थल पारितंत्र उन क्षेत्र में बनते हैं जहां की वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, यार कभी कभी उनसे भी कम होती है बरसात, और यहाँ पर एक वृष्टि छाया होता है। वृष्टि छाया वाले स्थान में मरुस्थल बन जाता है, अर्थात उन स्थानों पर जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ समुद्रों से आने वाली नमी को आने नहीं देते, और उन क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होती है, साथ ही साथ तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। दैट इज कॉल्ड मरुस्थल पारितंत्र। नेक्स्ट में पर्वत पारितंत्र में, इसमें कुछ रात्रिचर रोडेंट होते हैं, जिनको पानी का उपयोग है तो बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, और बगैर पानी पिए मरुस्थल में रह सकते हैं। रात्रि रोडेंट बोलते हैं कृंतकों। अन्य जंतु जैसे ऊंट है, जिसको समय समय पर पानी चाहिए, परंतु काफी लंबे अरसे तक उत्तक निर्जलीकरण यानी कि टिश्यू डिहाइड्रेशन को सहन करने की क्षमता होती है, और वो उसके अनुकूल एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, तो बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। मरुस्थल परितंत्र में एक और नई चीज है कि जो लिजर्ड्स हैं, सरीसृपों में बहुत सारी वेराइटीज हैं, और बट छिपकलियों की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे कैलिटस वर्सिकुलर और यूरोमेट्रिक हार्ड विकी ऐसी हैं, जो कि टिड्डी का परभक्षी होती हैं, टिड्डियों की परभक्षी यानी कि टिड्डियों का शिकार करती हैं, जो थार मरुस्थल में स्थानीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं टिड्डियों को। और दूसरा प्रीडेटर है गिद्ध होती हैं, जिसमें दो स्पीशीज हैं, एक तो है सफेद रूमपेट गिद्ध और दूसरी सफेद गिद्ध। ये दो तरह की गिद्ध होती है जो कि प्रीडेटरी यानी कि परभक्षी हैं, दूसरों का शिकार करती हैं। नेक्स्ट में आता है जलवायु परितंत्र। उसके बारे में, उसमें कौन कौन से जीव होते हैं जलवायु परितंत्र में? सबसे पहले न्यूस्टोन है, जिसे बोलते हैं पलटक न्यूस्टोन, और दूसरा है परिपादक पेरीफाइटोन, तीसरा है पलवक प्लैंकटन, तरणक नेक्टोन और नितालक। ये 5 तरीके के हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे जलीय जीव के अंदर, जलीय जीव में असामान्य रूप से, अच्छा इसमें कौन से 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है? सबसे पलटक वे असंलग्न जीव हैं जो वायु और जल अंतरापस्ट यानी कि उसके इंटरफेस पर रहते हैं, और ये प्लावान पौधे कई तरह के उसके बीच में फ्लोट करते रहते हैं। दूसरा परिपादक पेरीफाइटोन, ये ऐसे जीव हैं जो तली पंख के ऊपर निकले पदार्थों या जड़ जमाए पौधों के तनों और पत्तियों के साथ संलग्न या चिपके रहते हैं। दैट इज कॉल्ड पेरीफाइटोन। इसमें एलगी वगैरह आते हैं ज़्यादातर। और तीसरा है पलवक प्लैंकटन, यह तेजी से बहती हुई कुछ जल राशियों को छोड़कर सभी जल परितंत्र में पाए जाने वाले इस वर्ग के 2 सूक्ष्म जीव, जहां पर सूक्ष्म जीव के पादक हैं तो वो प्लैंकटन है, सूक्ष्म जीव वाले हैं। और ये आमतौर पर इसका वितरण क्या है? मोटे तौर पर धाराओं द्वारा नियंत्रित रहता है। ज़्यादातर पाद पलवक और प्राणी पलवक कम से कम थोड़ी गति कर सकने में सक्षम होते हैं, यानी थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं चल सकते। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सूक्ष्म पादप। तरणक नेक्टोन, ये इस वर्ग में प्राणी आते हैं जो तैराक है, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। तरणकों
को जल धाराओं पर विजय पानी होती है, यानी कि जल धाराओं के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। और ये 2 सेंटीमीटर से लेके और ब्लू व्हेल तक, बड़ी से बड़ी जो धरती पर पाया जा रहा है सबसे बड़ा प्राणी है, उस तक बड़े हो सकते हैं। तीसरा है बेंथोस नीतलक। नीतलक क्या है, जमीन के जो तल राशि, जल राशि या तली के नीच तलक क्षेत्र में उसके आसपास पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बेंथोस। इसमें भी बहुत कम होता है और इसमें जो ज़्यादातर क्रैब या लोबस्टर या स्पॉन्ज ये पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आता है झीलें या रुद्र जलागर और आर्द्र भूमियाँ। तो जो झीलें हैं वो अधिकांश झीलें वहाँ पाई जाती हैं जहाँ की भूमि के स्वरूप में जलवायु के परिवर्तन है पिछले 20,000 सालों में जिनमें परिवर्तन हुए हैं, सिवाय इसके कि रूस और अफ्रीका में, जहाँ पर यह अनुमान है कि जो वहाँ की झीलें हैं वो 2 करोड़ साल पहले से बनी हैं। रुद्र जलागर जिसे एम्पाउंडमेंट बोलते हैं की उत्पत्ति उस ये 2 तरीके की होती है, एक तो ऑफ स्टेम और दूसरा ऑन स्टेम। जो ऑन स्टेम जलाशय हैं वो उच्च भूमि यानी कि अपलैंड माने पहाड़ी एरिया में स्थित होती हैं। जैसे किसी नदी में से आ रहा है, नदी में डैम बना के रोक दिया, तो दैट इज योर ऑन स्टेम रिजर्वायर, जलाशय, ऑन स्टेम जलाशय। और भारत में ज़्यादातर ऑन स्टेम जलाशय ही पाए जाते हैं। और दूसरा ऑफ स्टेम जलाशय किसी नदी से या भूमिगत स्रोत से कुछ दूर तक पानी को पंप करके निम्न भूमि यानी लो लैंड वाले क्षेत्रों में बने हुए जलाशय को ऑफ लैंड यानी कि लो लैंड वाले एरिया में इसे बोलते हैं ऑफ स्टेम जलाशय। आर्द्र भूमियाँ स्थायी रूप से समय समय पर पानी, आर्द्र भूमि क्या होती हैं कि आर्द्र भूमियाँ स्थायी रूप से या समय समय पर पानी के ढके रहने वाले क्षेत्र हैं और यह 6 मीटर तक गहराई में कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये भी 2 तरीके के, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि जो अंतःस्थलीय स्थल से घिरा रहता है और जिसमें अलवण जल भरा रहता है, जैसे दलदल या अनूप भी स्वयं जिसे बोलते हैं। और दूसरा तटीय आर्द्र भूमियाँ, ये तट के पास होती हैं, इनमें लवण जल या खारा पानी भरा रहता है, जैसे मैनग्रोव अनूप या मैनग्रोव 1, ये सारे के सारे। नेक्स्ट में सरित जल। सरित जल की 2 महत्व हैं, एक तो खुली नदियाँ या विषम पोषी तंत्र है जिसमें झील अंतरप्रवाही, और तो इसका मतलब जो नदियाँ हैं वो ओपन है यानी कि चलती रहती हैं, और जो झीलें हैं वो अंतर्वाही या बाह्यवरियाँ यानी कि वो रुकी होती है, क्लोज हैं दोनों तरफ से। और झील में पोषकों को कई बार काम में लाया जा सकता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं झीलों में। नदियों में स्थल या पौधों या प्राणियों के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध होते हैं। नदियाँ तो बहती रहती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो अवेलेबल है, बाकी नहीं तो आगे बह जाती हैं। समुद्र पारितंत्र के बारे में बताएंगे, उसमें जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 2 से 32 तक की रेंज में होता है। तो जो 2 है वो उष्णकटिबंधीय में होता है और या उससे अधिक वाले में, ठीक है। तो जो ध्रुवीय समुद्र है वहाँ पर 2 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, और जो उष्णकटिबंधीय है वहाँ 32 या उससे अधिक रहता है समुद्री पारितंत्र में। और इसको भी 2 मंडलों में पहचाना जा सकता है। एक नीतलस्थ मंडल बेंथिक रीजन है, जिसे बेसिन या तल बनता है, यानी कि नीचे वाला बेंथिक वाले को नीतलस्थ मंडल बोलते हैं, जिसकी भले ही गहराई कुछ भी हो। दूसरा बेला पर्वतीय मंडल जिसे पैलेजिक जोन बोलते हैं, जो मुक्त जल मंडल को दर्शाता है, बेसिन को भरता है, जो बेसिन को भरेगा वो पैलेजिक जोन है। अब इसके अंदर ही महासागर के जीव जात के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से वो रहते हैं। तो सबसे पहले बेलांचली जौल है, इसमें 4 जोन है, बेलांचलिक जौल और नेरितांजलि जौल जिसे नेरिटिक जोन बोलते हैं। तीसरा बेला पर्वतीय जोन और नीतलस्थ जोन। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेलांचली जोन के बारे में बताएंगे। यह मंडल समुद्री परितंत्रों का तटीय क्षेत्र है, यानी कि तट वाला, जैसे जिसमें बीच वगैरह जिसे बोलते हैं। सामान्य भाषा में इस सुप्रा बेलाचली मंडल को समुद्र तट कहते हैं, तट। और इस तरंगों पर ज्वार भाटा, प्रचंडता और जल स्तर में उतराव चढ़ाव, तापमान, प्रकाश, लवणता और आर्द्रता यानी नमी की परिवर्तनशीलता झेलनी पड़ती है। हर चीज़ में चेंज होता रहता है। और यहाँ पर तापमान भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसमें जो वनस्पति है वो बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और पौधे भी बहुत कम जाति पौधों की पाई जाती है। दूसरा नेरिटिक महासागरीय मंडल के नवजात, इस अपेक्षित रूप से उथले सागरीय मंडल में प्रकाश काफ़ी गहराई तक वेदन करता है, और यहाँ पोषकों की सांद्रता ज़्यादा है। इन 2 कारणों से क्षेत्र की जातीय अपेक्षाकृत अधिक होती है और उत्पादकता उच्च है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मछली की सभी व्यापारिक जातियाँ जैसे वेल, सील, समुद्र ऊदबिलाव, समुद्री सांप और बड़े स्क्विड भी शामिल हैं। अनेक मछली शार्क वगैरह भी इसी में शामिल हैं। बेला पर्वतीय मंडल पैलाजिक जोन जिसे बोलते हैं, यह कुल समुद्र का पृष्ठ का 90% भाग बेला पर्वतीय क्षेत्र है। इससे पहले जिन 2 क्षेत्रों की चर्चा की
उनकी अपेक्षा इस क्षेत्र में जातियां कम है और जीवों की संख्या भी कम है इस क्षेत्र में। नितलस्थ मंडल के जीवजात, जो तल वाला है, जमीन वाला पोर्शन जो समुद्र का सबसे नीचे हिस्सा है, यह समुद्र का तला बनाता है। यहाँ के जीव विषमपोषी होते हैं और यहाँ पर जो है समुद्र करकटी और समुद्र आर्तेन ये सारे मिलते हैं समुद्र के नीचे, और घोंगे और सिपियाँ कीचड़ में धसी रहती हैं। तो ये सारे के सारे चारों समुद्र के बायोट ऑफ ओशन बोलते हैं और जीवजात जिसे बोल रहे हैं ये वो बोलते हैं। अब ज्वारनद मुख के बारे में बताएंगे कि सभी नदियां और झीलें आखिर में समुद्र में जाके गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां वास्तविक समुद्र में मिलने से पहले एक बहुत विशेष मंडल बनाती हैं। यह मंडल ज्वारनद मुख कहलाता है। ज्वारनद मुख नदी और समुद्र के एक बीच का संक्रमण मंडल है। यह एक ऐसी संक्रमितता का प्रतिनिधित्व करता है जिसके बेजोड़ पारिस्थितिक लक्षण और नवजात समुदाय हैं। ज्वारनद मुख विश्व के सबसे ज्यादा उत्पादी पारितंत्र है। ज्वारनद मुख तटीय महासागर का एक अर्ध संवृत भाग है जिसमें खारा पानी होता है। यहाँ एक और तो समुद्र से मुक्त रूप से संबंधित है और दूसरी तरफ से नदी के मुहाने से जुड़ा है और अलवण जल पाता है। कि भारत में कहाँ पर है ये? केरल के तट के साथ साथ सुंदरवन में खूब सारे ज्वारनद मुख देखे जा सकते हैं। यानी कि एक तरफ से नदी आके जब समुद्र में मिलती है तो ये ज्वारनद मुख यानी कि जिसे बोलते हैं एशरीज वो क्रिएट हो जाती हैं और ये बहुत ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो मुख्य लक्षण है, ज्वारनद मुख के पर्यावरण में सबसे प्रभावी लक्षण है लवणता का घटना बढ़ना, क्योंकि एक तरफ से फ्रेश वाटर जा रहा है, दूसरी तरफ से समुद्र का खारा पानी है, तो इसमें जो लवणता है कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो इसमें तीनों तरीके के पानी मिलते हैं। दूसरा, ज्वारनद के जीवजात कौन कौन से हैं? इसमें समुदाय में 3 घटों का मिश्रण है। ये समुद्र में इसमें कौन कौन से होते हैं? समुद्री जल होते हैं, अलवण जल और खारा पानी, 3 तरह के। लेकिन कुल मिलाकर ज्वारनद मुख विविधता अभी भी नदी या समुद्र समुदाय की विविधता से कम है। इसका कारण ज्वारनद मुख के भौतिक पर्यावरण में बहुत सारी फेरबदल है। ज्वारनद मुख में पौधे मूल प्रकार के हैं। एक तो पादप पलवक, दूसरा उपांत कच्छ वनस्पति, तीसरा पंख मैदान शैवाल और चौथा उपांत कच्छ वनस्पति पर उगने वाले अधिपादपीय पौधे। अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण वाली जगह डाई एटम वगैरह ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। और ऑयस्टर जैसे शुक्ति, केकड़े एवं समुद्र झींगा और आदि भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के बारे में सीखा। तो क्या सबसे पहले हमने सीखा कि स्थलीय पारितंत्र में जैसे घास तलों, वन और मरुस्थल के बारे में सीखा। घास तलों, वन और मरुस्थल के सामान्य लक्षण उसके बारे में पता किया। मानव कल्याण के लिए वनों का क्या महत्व है उसके बारे में बताया। और जलीय परितंत्र का वर्णन किया है कि अलवण जल, जलीय परितंत्र, समुद्री परितंत्र और ज्वारनद मुख के बीच में क्या अंतर है। नदियों, झीलों और ज्वारनद मुखों और समुद्र परितंत्रों के जीवजात के बारे में ये सब डिस्कस किया है। तो इस यूनिट में हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यूनिट 3 मेजर इकोसिस्टम। थैंक यू वेरी मच।